हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। क्लास 12th में कंपनी अकाउंट के अंदर इशू ऑफ डिबेंचर आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग इशू ऑफ शेयर पढ़ चुके हैं। इशू ऑफ डिबेंचर सेम टू सेम कॉपी है इशू ऑफ शेयर का। जैसे हम लोग शेयर इशू करने का एंट्री सीखे थे, वैसे ही सेम टू सेम वही एंट्री होता है इशू ऑफ डिबेंचर का। बस एक डिफरेंस है, वो क्या, वहां पे शेयर कैपिटल वर्ड यूज करते थे। यहां पे जब डिबेंचर चैप्टर पढ़ेंगे तो जो एंट्री आप शेयर में पढ़ के आए थे, उस एंट्री में से शेयर कैपिटल वर्ड हटा दीजिए और शेयर वर्ड हटा दीजिए, उसकी जगह डिबेंचर लिख दीजिए, तो सर आप डिबेंचर का इशू भी जान जाइएगा। इशू ऑफ डिबेंचर आपका कंप्लीट। हम फिर से क्या बोल रहे हैं, आप ध्यान सुनिए। हम बोल रहे हैं इशू ऑफ डिबेंचर तो आप तब पढ़ने आए हैं जब आप मेरा इशू ऑफ शेयर देख लिए, और इशू ऑफ शेयर हम लोग जितना भी क्वेश्चन था एक एक क्वेश्चन करके सॉल्व किए हैं और बहुत डिटेलिंग में सीखे हैं। तो हम बोल रहे हैं इशू ऑफ डिबेंचर वैसे लोगों को, जो लोग इशू ऑफ शेयर पढ़ के आते हैं, उनको बहुत सिंपल लगता है। उसका कारण है कि इशू ऑफ डिबेंचर एकदम सेम टू सेम इशू ऑफ शेयर की तरह है। बस डिफरेंस क्या है, शेयर चैप्टर में हम लोग जिस जगह पे शेयर और शेयर कैपिटल वर्ड लिखते थे, इशू ऑफ डिबेंचर में सेम तरह का एंट्री होता है। बस शेयर और शेयर कैपिटल वर्ड को हटा देते हैं और उसके जगह पे डिबेंचर वर्ड लिख देते हैं। तो अगर आप शेयर का एंट्री याद करें तो उस शेयर के एंट्री में जहां जहां पे शेयर और शेयर कैपिटल वर्ड था, उसको रिमूव करके उसके जगह अगर हम डिबेंचर वर्ड लिख दें तो जानते हैं इशू ऑफ डिबेंचर का सारा एंट्री कंप्लीट हो जाएगा। तो इशू ऑफ डिबेंचर डिक्टो कॉपी है इशू ऑफ शेयर का, इसीलिए इसमें बहुत टाइम लगता भी नहीं है और ज्यादा आसान समझ में भी आता है हम लोग को ये चैप्टर। फिर भी हम थोड़ा थोड़ा पीछे का बात भी याद दिलाते चलेंगे कि इशू ऑफ शेयर में ये सब बात पढ़े थे ताकि इशू ऑफ डिबेंचर में प्रॉब्लम ना हो। आइए शुरू करते हैं हम लोग अपना चैप्टर, जिसका नाम है इशू ऑफ डिबेंचर कंपनी अकाउंट क्लास 12th का। क्या होता है डिबेंचर? हम बोले सर डिबेंचर कुछ नहीं है, एक तरह का लोन लेने का तरीका है कंपनी के तरफ से, पब्लिक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। कंपनी बैंक से लोन ना लेकर के लोगों से भी लोन ले सकती है। तो सर कंपनी लोगों से लोन क्यों लेगी? वो शेयर बेच करके कंपनी लोगों को मालिक बना ले। हम बोले बात सही है, लेकिन कई बार होता है कि आप किसी जगह मालिक बनने में इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, क्योंकि आपको लगता है भाई मालिक बनने में तो पैसा फंस जाता है। क्योंकि मालिक जो पैसा एक बार लगा देता है, हम और आप दोनों ही जानते हैं कि सर वो पैसा रिटर्न थोड़ी आता है, वो बस लगा ही रहता है उसके अंदर। लेकिन अगर हम किसी को उधार देते हैं तो विथ इंटरेस्ट आपको टाइम पे पैसा वापस मिल जाता है। अगर कोई हमको बोले कि भाई तुम इस कंपनी के अंदर मालिक बनना चाहोगे या इस कंपनी के अंदर क्रेडिटर बनना चाहोगे, लॉन्ग टर्म का क्रेडिटर, लोन की तरह, तो अगर हमको कंपनी के बारे में कुछ पता नहीं है तो हम बोलेंगे यार हमको मालिक वालिक नहीं बनना है। तुमको लालच दे रहे हो भाई कल करोड़ों रुपए का फायदा होगा, तुमको लाखों मिलेगा। हम बोले लाखों छोड़ो, कल अगर लॉस होगा तो वो कुछ नहीं मिलेगा। तो हम क्या बोलते कि ना ना हम तुमको उधार देने में इंटरेस्टेड है, उधार लेगा तो बात करो। तो कंपनी बोलती है ठीक है उधार दे दो, और इस उधार का नाम क्या रख देती है वो डिबेंचर, कि कंपनी उधार ले रही है और उस उधार के ऊपर वो क्या देती है, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। जब कंपनी डिबेंचर के थ्रू पैसा उठाती है तो उस डिबेंचर, जिसको वो डिबेंचर देती है, उसको बोलते हैं डिबेंचर होल्डर्स, और उन डिबेंचर होल्डर्स को प्रॉमिस करती है कि भाई हम तुमको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे, 10%, 8%, 6%, ये पहले ही तय हो जाता है। चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, कंपनी को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। किनको? डिबेंचर होल्डर्स को। क्यों? क्योंकि सर डिबेंचर होल्डर्स आर जस्ट लाइक क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, वो कंपनी के क्रेडिटर्स की तरह है। बस डिफरेंस क्या है, ये लॉन्ग टर्म है, जस्ट लाइक लोन। तो डिबेंचर क्या है? हम बोले सर एक रिटन इंस्ट्रूमेंट है, कंपनी लिख के देती है
कि भाई हम तुमसे पैसा ले रहे हैं, कंपनी उसमें सील मानती है और एक्नॉलेज करती है कि हां ये मेरा डेप्थ है, और उसमें 2 कंडीशन और लिखा रहता है कि हम तुमको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट हर साल देंगे और साथ ही साथ एक तय समय सीमा के अंदर तुम्हारा वापस कर दिया जाएगा पैसा। कोई भी कंपनी जो डिबेंचर इशू करती है वो मैक्सिमम टाइम जो ले सकती है उस डिबेंचर का पैसा लौटाने के लिए वो है 10 ईयर्स। मतलब एक कंपनी जो डिबेंचर इशू करके पब्लिक से पैसा उठाई है वो 10 साल के भीतर भीतर उस डिबेंचर का पेमेंट जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो वापस कर देगी और फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट भी उसको देना पड़ेगा। पहला बात तो ये हो गया। दूसरा बात, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को एक लिबर्टी है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो रोड बनाती है, ब्रिज बनाती है, डैम्स बनाती है, उनको एक सेबी की तरफ से एक रिलीफ है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी चाहे तो वो डिबेंचर के थ्रू पैसा उठा सकती है और जो डिबेंचर का पैसा वापस करने का समय सीमा होगा, जो टाइम लिमिट होगा, वो 30 साल तक का भी हो सकता है। इसका मतलब हुआ सर, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी डिबेंचर इशू कर सकती है फॉर 30 ईयर्स मैक्सिमम। बाकी अदर जो कंपनी है वो डिबेंचर इशू कर सकती है मैक्सिमम फॉर 10 ईयर्स। हम बोले हां, पब्लिक से पैसा लेके 10 साल के भीतर भीतर लौटाना होगा, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के पास 30 साल तक का टाइम दिया जाता है। दूसरा बात, डिबेंचर के अंदर सर रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होता है और एक तय समय सीमा के बाद पैसा लौटाना पड़ता है। और डिबेंचर जस्ट लाइक क्रेडिटर्स होते हैं लॉन्ग टाइम टर्म के, कि सर ये लॉन्ग टाइप क्रेडिटर है, जैसे बैंक का लोन होता है वैसे डिबेंचर भी होता है। हम बोले हां, तो एक समय के बाद पैसा वापस मिल जाता है डिबेंचर होल्डर्स को। जिन्होंने पैसा कंपनी में उधार में दिया था उनका पैसा एक समय सीमा के बाद वापस मिल जाएगा और हर साल क्या मिलता रहेगा, एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे कंपनी को लॉस हो, इससे कोई मतलब नहीं है। यहां तक बात समझते हैं कि डिबेंचर क्या है। वही बात यहां पर किताबी भाषा में लिखा हुआ है कि डिबेंचर क्या होता है। तो डिबेंचर इज ए रिटन इंस्ट्रूमेंट, एक रिटन इंस्ट्रूमेंट होता है इशूड बाय द कंपनी। ऑफ कोर्स डिबेंचर कौन इशू कर सकता है, कंपनी। कोई इंडिविजुअल, कोई पार्टनरशिप फर्म डिबेंचर इशू नहीं कर सकता है। गिवन अंडर द सील ऑफ द कंपनी, कंपनी अपना मोहर लगा के देता है कि हां भाई लो, कंपनी एक्नॉलेज कर रहा है इस बात को, एक्नॉलेजिंग ए डेप्थ, और वो मानता है कि हां ये मेरा लाइबिलिटी है, डेप्थ है, ये कोई कैपिटल नहीं है। एंड कंटेनिंग प्रोविजन, और उसमें ये लिखा रहता है इन रिस्पेक्ट ऑफ रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल, जो पैसा लिया जा रहा है उसका रीपेमेंट किया जाएगा, एंड द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एट अ फिक्स रेट, और इंटरेस्ट भी फिक्स रेट से दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि सर हम लोग को इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक कवर करना है। कुल मिला के 8 टॉपिक्स है और ये इसमें से कौन कौन सा टॉपिक शेयर चैप्टर में था वो भी बात करेंगे। पहला टॉपिक जो पढ़ेंगे, इशू ऑफ डिबेंचर एट पार, दूसरा इशू ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम, तीसरा इशू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट। शेयर चैप्टर में डिस्काउंट नहीं था, पार था और प्रीमियम था। इशू ऑफ शेयर एट पार, इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। डिस्काउंट में शेयर इशू नहीं होता है, लेकिन डिबेंचर डिस्काउंट में इशू होता है। इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ये शेयर में भी था, सेम वैसे ही होगा। उसके बाद इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी, ये शेयर का नहीं है। इशू ऑफ डिबेंचर कंसिडरिंग द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ रिडेम्पशन, ये भी शेयर में नहीं है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ये भी शेयर में नहीं है। और राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ये भी शेयर में नहीं है। इसका मतलब हुआ सर, ये जो 4 टॉपिक्स हैं ये सेम टू सेम शेयर की तरह है। हम बोले बिल्कुल। सर डिस्काउंट तो शेयर में है ही नहीं। हम बोले हां, डिस्काउंट नहीं है, लेकिन एंट्री जब एक बार हम सिखा देंगे तो आपको लगेगा कि हां सर शेयर में भी अगर डिस्काउंट का कभी कॉन्सेप्ट रहा होगा तो वो भी ऐसा ही रहा होगा। तो हम लोग का सर इशू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट है, शेयर में नहीं होता। तो 3 टॉपिक बोल सकते हैं आप कि सर इशू एट पार, प्रीमियम और अदर देन कैश, ये 3 टॉपिक शेयर में भी था, इसलिए यहां पे भी है। बाकी ये 4 टॉपिक जो आप देख रहे हैं, ये 4 टॉपिक और एक डिस्काउंट का टॉपिक, 5 टॉपिक फ्रेश टॉपिक है जो हम लोग नहीं पढ़े होते हैं शेयर पे। दूसरी बात, जब हम लोग इसका बात करेंगे तो सर ये जो तीनों है इसमें
कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस। इसको कंसिडर करके पढ़ेंगे। कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस, जैसे शेयर में था यहां पे भी मिलेगा। हम लोग आराम से एक एक करके बात करेंगे। पहले आप इतना बात को नोट डाउन कीजिए। आइए सबसे पहला टॉपिक की तरफ चले। टॉपिक का नाम क्या लिखे हैं? इशू ऑफ डिबेंचर एट पार। इशू ऑफ डिबेंचर एट पार का मतलब कंपनी डिबेंचर जो इशू कर रही है उसका जो फेस वैल्यू है कंपनी उतना में ही दे रही है। मतलब सपोज करो एक डिबेंचर 100 रुपया का है, कंपनी उधार लेने गई, 100 रुपया ली और 100 रुपया का कागज दे दी। डिबेंचर क्या है? एक सर्टिफिकेट ही तो है सर, कागज ही तो है। सिर्फ उसमें यह लिखा हुआ है कि कंपनी इस बात को मानती है कि उस आदमी से उधार पैसा लिए। तो जब कंपनी, आप समझो हम किसी से उधार लेने जा रहे हैं तो हम बोलेंगे भाई 100 रुपया उधार दो, तो वो आदमी बोलेगा ना कि भाई तुमको 100 रुपया उधार देंगे, कल को तुम लौटाएगा कि नहीं लौटाएगा? तो हम बोले कि हाँ लौटाएंगे। तो वो बोल रहा है भाई कल को जब हम तुमसे पैसा मांगने आएंगे तो तुम कैसे पहचानेगा हमको कि हमको इसको पैसा लौटाना है? तो कंपनी उसको एक सर्टिफिकेट दे देती है। वो बोलती है कि लो इसमें लिखा हुआ है तुम्हारा नाम, तुमसे जो पैसा लिए हैं। तो 100 रुपया लिए और बदले में कंपनी उसको एक सर्टिफिकेट दे दी 100 रुपया का। तो जब 100 रुपया कंपनी को मिले और कंपनी उसको 100 रुपया का ही सर्टिफिकेट दे तो इसको बोलते हैं इशू ऑफ डिबेंचर एट पार, कि जो डिबेंचर दिया गया है कंपनी के साइड से वो पार वैल्यू पे दे दिया गया है, कि उसी वैल्यू का जितना रुपया उधार लिया कंपनी उतना ही रुपया क्या दे दिया उसको, डिबेंचर का ये दे दिया। समझ रहे बात? इसको बोलते हैं इशू ऑफ डिबेंचर एट पार। अब कंपनी सवाल उठता है डिबेंचर कैसे बेचेगी? हम बोले हम लोग के सिलेबस में जो कवर है वो पुराने जमाने का तरीका, क्योंकि पहले के समय में हम लोग के देश के पास उतना पैसा नहीं था। तो कंपनीज को मान लो किसी से उधार लेना है, वो उधार देना भी चाहता है, कंपनी बोल रही भाई 100 रुपया दो, बोलते पॉकेट में 100 रुपया है ही नहीं। तो कंपनी क्या करती थी, अपना डिबेंचर जो 100 रुपया का है वो एक बार में पैसा ना मांग करके टुकड़ों में मांगती थी। कंपनी अपना एडवर्टीजमेंट निकालती थी और वो बोलती थी कि हम अपना डिबेंचर इशू करना चाहते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं ऋण पत्र। कंपनी अपना डिबेंचर इशू करना चाहती है। जो भी लोग कंपनी में पैसा लगाने को इच्छुक है वो कंपनी को जितना डिबेंचर चाहिए उतना कंपनी को उतना का एप्लीकेशन करे। तो जब न्यूज़पेपर में यह बात आता था तो जो भी लोग इंटरेस्टेड होते थे कि फलाना कंपनी में हमको डिबेंचर लेने में इंटरेस्टेड है, वो सारे लोग क्या करते थे, जितना डिबेंचर का नंबर चाहिए वो नंबर लिखते थे, उतना रुपया का ड्राफ्ट बनाते थे और कंपनी को भेज देते थे। कंपनी को वो पैसा मिल जाता था। तो कंपनी एप्लीकेशन के समय कुछ पैसा मांगी। कंपनी कुछ पैसा क्यों मांग रही है, पूरा क्यों नहीं मांग ले रही है? पहले के समय में लोगों के पास पॉकेट में उतना पैसा नहीं होता था। तो कंपनी जानती थी कि अगर हम एक ही बार में सारा पैसा मांगेंगे तो बहुत सारा लोग नहीं खरीदेगा। फिर कंपनी चाहती थी कि मैक्सिमम लोग मेरा डिबेंचर खरीदे ताकि हमको मैक्सिमम लोगों से पैसा मिले। और जो पैसा होता था, अगर कंपनी को 100 रुपया चाहिए था तो कंपनी एक बार में नहीं मांगी, वो 100 रुपया का 4 टुकड़ा कर दी। वो बोली कि जिनको जिनको मेरे डिबेंचर खरीदने हैं अभी सिर्फ 25 रुपया भेजो, बाकी का 75 रुपया हम तुमको 3 बार और इंस्टॉलमेंट में मांगेंगे। मतलब कंपनी इंस्टॉलमेंट में पैसा मांगती थी। पहला बार जब कंपनी पैसा लेती थी तो उसको बोलते थे एप्लीकेशन, कि कंपनी को एप्लीकेशन का पैसा मिल गया। उसके बाद अगले इंस्टॉलमेंट को बोलते हैं अलॉटमेंट, तीसरे इंस्टॉलमेंट को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट कॉल और आखिरी इंस्टॉलमेंट को बोलते हैं फाइनल कॉल। सर क्या जरूरी है कि 4 हिस्सों में मांगा जाए? कोई जरूरी नहीं है। कंपनी 2 बार में मांग सकती है, कंपनी 3 बार में मांग सकती है, कंपनी 4 बार में मांग सकती है, कंपनी 5 बार में मांग सकती है। लेकिन पहला इंस्टॉलमेंट का नाम एप्लीकेशन होगा, दूसरे का अलॉटमेंट होगा, तीसरे का फर्स्ट कॉल होगा और फिर चौथे का, अगर 4 बार में मांगी तो चौथा कॉल फाइनल कॉल। जो आखिरी कॉल होगा वो हमेशा फाइनल कॉल होगा। और फिर अगर मान लीजिए कंपनी 3 बार में मांगी तो पहला इंस्टॉलमेंट एप्लीकेशन, दूसरा अलॉटमेंट, तीसरा फाइनल कॉल। सर कंपनी 2 बार में मांगी तो पहला एप्लीकेशन, दूसरा अलॉटमेंट
और कंपनी एक ही बार में मांग ली तो पहला एप्लीकेशन, बात खत्म। तो होता क्या था कि कंपनी शेयर डिबेंचर इशू करने के लिए अपना अनाउंसमेंट निकालती थी और लोग उस अनाउंसमेंट को पढ़ के न्यूज़पेपर पे, रेडियो पे, इंटरनेट पे पढ़ करके कंपनी में अप्लाई करती थी कि हर लोग जिसको जितना चाहिए उतना। तो जब कंपनी ऐसा करती थी तो जर्नल एंट्री कंपनी के बुक में क्या होता होगा? जर्नल एंट्री ये एकदम शेयर की तरह ही है, जो शेयर में एंट्री सीखे वही एंट्री होगा। सबसे पहला एंट्री क्या होता था? फॉर, लोगों ने एप्लीकेशन पढ़ा और एप्लीकेशन का पैसा कंपनी को भेज दिया, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। तो एंट्री होता था बैंक अकाउंट डेबिट। टू, शेयर एप्लीकेशन नहीं, डिबेंचर एप्लीकेशन। सर ये परसेंटेज क्यों लगाए हैं? क्योंकि डिबेंचर के बगल में एक परसेंटेज लगा हुआ रहता है जो बताता है कि इस डिबेंचर पे एक साल में इतना इंटरेस्ट मिलेगा। ये परसेंटेज इंटरेस्ट का रेट है डिबेंचर का। टू डिबेंचर एप्लीकेशन, जो पैसा मिला वो लिख दिए। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। दूसरा एंट्री, जो एप्लीकेशन का पैसा है वो डिबेंचर में ट्रांसफर होगा। परसेंटेज डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, कि सर जो एप्लीकेशन का पैसा मिला है वो पैसा कहां ट्रांसफर होगा? डिबेंचर अकाउंट में, कि सर ये है आपका लायबिलिटी। बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। एक बात हमेशा याद रखिएगा, डिबेंचर जो अकाउंट है, ये जो डिबेंचर आपको दिखता है ये हमेशा फेस वैल्यू से लिखा जाता है। ये बात हम लोग शेयर में भी सीखे थे कि सर शेयर कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू से लिखा जाता है, कभी भी उसमें प्रीमियम डिस्काउंट नहीं होगा, वो हमेशा फेस वैल्यू पे होगा। सर फेस वैल्यू का मतलब जैसे एप्लीकेशन का जो रियल अमाउंट है वही लिखा जाएगा, ना उसमें प्रीमियम होगा ना उसके अंदर डिस्काउंट होगा। इसके बाद पहला इंस्टॉलमेंट का 2 एंट्री सेम शेयर की तरह। सर इसके बाद फिर क्या होगा? हम बोले अलॉटमेंट मांगा जाएगा, फॉर अलॉटमेंट ड्यू। सिर्फ एप्लीकेशन ऐसा एंट्री होता है जिसमें पैसा पहले मिलता है, ड्यू का एंट्री बाद में होता है। बाकी सब में क्या होता है? अब कंपनी के पास पता है किससे किससे पैसा मांगना है। एप्लीकेशन के समय तो कंपनी को यही नहीं पता है कौन खरीदेगा कौन नहीं खरीदेगा, तो पहले वो पैसा ले लेती है और फिर डिसाइड करती है अपना डिबेंचर हम किसको देना चाहते हैं। लेकिन जब एक बार वो डिबेंचर दे देती है तो वो पहचान लेती है कि इसको इसको दिए हैं, अब पैसा इन्हीं लोगों से मांगना है क्योंकि इंस्टॉलमेंट में मांग रही है। तो सर अलॉटमेंट का पैसा पहले मांगा जाएगा, एंट्री क्या होगा? डिबेंचर अलॉटमेंट डेबिट। टू डिबेंचर अकाउंट, और डिबेंचर हमेशा किसमें होगा? फेस वैल्यू पे, भूलिएगा नहीं। सर फेस वैल्यू बात समझ में नहीं आ रहा है, जब क्वेश्चन पे आएंगे तो हम 100% समझा देंगे फेस वैल्यू क्या है। बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, तीन एंट्री हो गया। पहले यहां तक लिखिए, इधर मिटाएंगे हम। चौथा एंट्री, फोर्थ, अलॉटमेंट का पैसा मांगे हैं तो अब मिलेगा, फॉर अलॉटमेंट मनी रिसीव।
एंट्री क्या होगा सर? पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट। 2 डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। B allotment money received। फिफ्थ नंबर, फर्स्ट कॉल मनी मांगा जाएगा फॉर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। फर्स्ट कॉल का पैसा मांगेंगे, क्या एंट्री होगा? सेम वही जो अलॉटमेंट में होता था, बस अलॉटमेंट की जगह क्या वर्ड लिख देंगे? फर्स्ट कॉल। अब सारा एंट्री एक जैसा ही होता है, डिबेंचर फर्स्ट कॉल डेबिट। 2% डिबेंचर। बी फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। डिबेंचर हमेशा किससे लिखा जाएगा? फेस वैल्यू से। फिर क्या होगा? फर्स्ट होगा पैसा मिलेगा फॉर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। तो सर पैसा मिल जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट। डिबेंचर फर्स्ट कॉल। बी फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। 7 सर फाइनल कॉल मांगने का एंट्री फॉर फाइनल कॉल मनी ड्यू। पहले मांगना पड़ेगा और मांगने का एंट्री सर वही जो अलॉटमेंट के समय मांगने का एंट्री था, बस अलॉटमेंट की जगह क्या लिख देंगे? फाइनल कॉल। तो परसेंटेज डिबेंचर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। 2% डिबेंचर अकाउंट। डिबेंचर हमेशा फेस वैल्यू से लिखा जाएगा। बी फाइनल कॉल मनी ड्यू। और सर लास्टली फाइनल कॉल का पैसा मिल जाएगा फॉर फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट। 2 डिबेंचर फाइनल कॉल। बी फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। सर ये डिक्टो शेयर की तरह एंट्री की है। बोले हाँ वही एंट्री ही है। शेयर बेचने का जो एंट्री होता है वही डिबेंचर बेचने का भी एंट्री होता है। कंपनी अपना शेयर बेचती है तो जो एंट्री उस समय करती है सेम वही एंट्री जब डिबेंचर बेचती है तब भी करती है, क्योंकि सर दोनों चीज में सर्टिफिकेट देते हैं और पैसा लेते हैं, और पैसा किस में लेते हैं? इंस्टॉलमेंट में। तो एंट्री कैसे अलग होगा? बस जब शेयर बेचते हैं तो सर वहां शेयर और शेयर कैपिटल वर्ड लिखते हैं, तो हम बोले सर शेयर और शेयर कैपिटल को हटा के वहां डिबेंचर लिख दीजिए, तो एंट्री किसका बन जाएगा? डिबेंचर का। वही किए आप देखिए, जब शेयर बेचते थे तो वहां एंट्री होता था बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, तो शेयर वर्ड हटा के क्या लिख दिए? वहां डिबेंचर। दूसरा एंट्री होता था शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, तो शेयर हटा के लिख दिए डिबेंचर और शेयर कैपिटल हटा के लिख दिए डिबेंचर, तो डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर। वहां भी शेयर कैपिटल फेस वैल्यू से लिखा जाता था, यहां भी डिबेंचर हमेशा फेस वैल्यू से लिखा जाएगा। फेस वैल्यू में लोग चर्चा करेंगे। एक बात तो ये हुआ कि सर इशू एट पार, अगर हम लोग पार पे इशू करते हैं, पार का समझ गए हैं कि सर जितना रुपया का चीज है कंपनी अगर उतना ही रुपया में डिबेंचर दे दे तो सर वो पार पे बेच रही है।
₹100 लिखा हुआ है, हम बोल रहे हैं ये डिबेंचर सर्टिफिकेट ₹100 का है और कंपनी अपना ये सर्टिफिकेट किसी पर्सन को, किसी पब्लिक को ₹100 पे ही दे दे और उससे ₹100 ही ले, तो हम बोल रहे हैं सर वो इशू कर रही है कंपनी अपने डिबेंचर को पार पे। तो पार पे इशू करने का एंट्री लिख लिए सर, ये 8 एंट्री मैक्सिमम हो सकता है। अब इसी में सुनिए सर, मान लीजिए कंपनी 3 इंस्टॉलमेंट में पैसा मांगा, हर इंस्टॉलमेंट का 2 एंट्री है, एप्लीकेशन का 2, अलॉटमेंट का 2, फर्स्ट कॉल का 2, फाइनल कॉल का 2। अगर मान लीजिए सर कंपनी 4 बार में मांगी तो ये एंट्री हुआ। कंपनी अगर 3 बार में मांगती तो सर एप्लीकेशन का 2, अलॉटमेंट का 2 और ये हो जाता फर्स्ट कॉल को हटा के सर ये वाला 2 फाइनल कॉल, सीधा एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फाइनल कॉल। सर मान लीजिए अगर 2 बार में पैसा मांगती तो सर ये 2 एंट्री और अलॉटमेंट का 2 एंट्री, और सर मान लीजिए एक ही बार में पैसा मांग लेती तो बस ये 2 एंट्री, खत्म बात। आप समझ रहे हैं बात कि सर क्वेश्चन एक बार में बोलेगा तो हमको सिर्फ ये 2 एंट्री करना पड़ेगा, सारा पैसा कंपनी एक ही बार में मांग ली। 2 बार में बोला तो सर 1 2 3 4, 3 बार में बोला तो 1 2 3 4 7 8, क्योंकि फर्स्ट कॉल तो है ही नहीं, फाइनल कॉल है फिर तो। 3 बार में बोला, 4 बार में बोला तो सर ये 4। सर मान लीजिए 5 बार में पैसा मांगा, हम बोले ऐसा होता नहीं है लेकिन फिर भी आपका बात मान लेते हो, 10 बार में पैसा मांगे कोई दिक्कत नहीं है। अगर 5 बार में मांगे, 5 इंस्टॉलमेंट में पैसा कंपनी मांग रहा है तो सर एप्लीकेशन का 2, अलॉटमेंट का 2, फिर फर्स्ट कॉल का 2, फिर सेकेंड कॉल, क्योंकि 5वां तक जाना है तो पहला इंस्टॉलमेंट, दूसरा इंस्टॉलमेंट, तीसरा इंस्टॉलमेंट, चौथा इंस्टॉलमेंट का नाम क्या होगा, सेकेंड कॉल। तो सर फिर उसका 2 एंट्री, जहां जहां फाइनल कॉल लिखे वहां सेकेंड कॉल लिख देंगे, और जब आखिरी इंस्टॉलमेंट आएगा तो उसका नाम क्या लिख देंगे, फाइनल कॉल। बात समझ गए आप मेरा कि सर किस तरह से हम लोग कितना भी इंस्टॉलमेंट हो एंट्री कर सकते हैं। ध्यान क्या रखना है कि पहला इंस्टॉलमेंट का नाम एप्लीकेशन, जिसके अंदर 2 एंट्री होगा, दूसरा इंस्टॉलमेंट के नाम क्या होगा, अलॉटमेंट, उसका भी 2 एंट्री होगा, और उसके बाद फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, थर्ड कॉल, आपको जितना आगे तक ले जाना है जितना इंस्टॉलमेंट होगा। लेकिन अगर मान लीजिए जो आखिरी इंस्टॉलमेंट होगा उसका नाम क्या रखा जाएगा, फाइनल कॉल। अगर 3 बार में मांगा तो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फिर सीधा फाइनल कॉल, फर्स्ट कॉल आएगा ही नहीं फिर तो। 4 बार में मांगा तो फिर फर्स्ट कॉल आएगा और आखिरी वाला जो चौथा इंस्टॉलमेंट होगा वो क्या कहलाएगा, फाइनल कॉल। मेरे हिसाब से यहां तक बात क्लियर हो गया है कि सर इश्यू ऑफ डिबेंचर एट पार कैसे किया जाएगा, उसका बात लिखिए। अब हम लोग इसी के साथ बात कर लेते हैं कॉल्स इन एरियर का, क्योंकि हम लोग फेयर में ऑलरेडी पढ़े हैं, वहां लिखे भी हैं बहुत सारा बात। कॉल्स इन एरियर मतलब हम किसी इंस्टॉलमेंट का पैसा मांगे और डिबेंचर जिसको दिए उसको क्या बोलते हैं, डिबेंचर होल्डर, और डिबेंचर होल्डर उसका पैसा हमको नहीं भेजा। तो सर अगर कोई डिबेंचर होल्डर जिसको हम डिबेंचर दे चुके हैं वो हमको अगर पैसा नहीं देगा तो कंपनी के लिए वो क्या बन जाता है, एक तरह का लॉस, कि सर ये तो लॉस है, ये शेयर में भी सीखे। तो कॉल्स इन एरियर का एंट्री हमेशा उस जगह होता है जहां बैंक आता है। मतलब कॉल्स इन एरियर का एंट्री यहां हो सकता है या यहां हो सकता है या यहां हो सकता है। मांगने वाला एंट्री में कभी कॉल्स इन एरियर नहीं होगा, याद रखिएगा। एक एंट्री है मांगने का, दूसरा एंट्री है पैसा मिलने का। कॉल्स इन एरियर का एंट्री हमेशा किस जगह होता है, जहां बैंक आता है वहां पे। ऐसा क्यों, लॉजिक बहुत सिंपल सा लॉजिक। हम किसी आदमी से बोले भाई 100 रुपया दो, जब हम उससे मांगे तो क्या हमको पता चल जाएगा 100 रुपया देगा या नहीं देगा, बोले नहीं। जब मिलने का बारी आएगा तब पता चलेगा कौन दिया और कौन नहीं दिया, क्योंकि हमको 100 लोगों के हम चिट्ठी भेजे, भाई तुम्हारा 100 रुपया बन रहा है, भेजो 100 रुपया, भेजो 100 रुपया भेजो। हम 100 लोगों से मांगे तो मांगने के समय तो सर हमको पता नहीं चलेगा, जादूगर थोड़ी होता है कंपनी कि मांगने के समय अकाउंटेंट को यह मालूम चल जाएगा कि वो आदमी देगा और वो नहीं देगा। मांगने के समय तो सबसे मांगे हम, तो मांगने के समय तो एरियर मालूम चलता ही नहीं है। एरियर का पता कब चलता है, जब हमको पैसा मिल जाता है और जब हम काउंट करते हैं तब पता चलता है कि अच्छा इस आदमी का पैसा नहीं आया। इसीलिए एरियर का एंट्री हमेशा कहां हो सकता है, जहां बैंक का एंट्री होता है। अब बात करते हैं सर एरियर का एंट्री क्या होगा। हम बोले भाई
कंपनी पैसा किसी से मांगा और वो नहीं दिया तो कंपनी के लिए लॉस है, लॉस हमेशा डेबिट होगा। हालांकि हम बोलते हैं लॉस है, वो कोई लॉस नहीं होता है, लेकिन समझने में ज्यादा आसान लगता है जब हम ये बोलते हैं और बहुत जल्दी रिलेट कर लेते हैं कि हाँ सर किसी से पैसा मांगे और वो नहीं दिया तो ये तो एक तरह का लॉस ही है। अगर हम ये बोले कि नहीं नहीं ये तो करेंट एसेट्स है तो फिर आपको बड़ा खराब लगेगा कि सर ये कैसा एसेट्स है, पैसा नहीं मिला और आप बोल रहे हैं एसेट्स है। हम बोले हाँ, इसीलिए हम बोलते हैं कि भाई पैसा मांगे नहीं मिला लॉस है। सुनिएगा, तो सर कॉल्स इन एरियर कहां पे होता है? बैंक वाले एंट्री में, मांगने वाले एंट्री में कभी नहीं होता है और लॉस हमेशा डेबिट होता है। तो हम लोग कॉल्स इन एरियर को क्या करते हैं? डेबिट। किस जगह पे? जहां पे बैंक वाला एंट्री होता है। सपोज करो एप्लीकेशन का पैसा मिल गया, अब हम डिसाइड कर लिए कौन कौन डिबेंचर होल्डर बन गया। अलॉटमेंट मांगे और एक आदमी अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया तो मांगने का एंट्री तो पूरा पैसा से कर देंगे, मिलने के समय एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट। सर मान लीजिए वही आदमी फिर फर्स्ट कॉल नहीं दिया तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल। सर वही आदमी फिर फाइनल कॉल भी नहीं दिया तो सर मिलने वाला एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फाइनल कॉल। ये हुआ एक ट्रीटमेंट कि सर कॉल्स इन एरियर को हम लोग बैंक वाले एंट्री में रिकॉर्ड करते हैं और उसको डेबिट कर देते हैं। हम बोले बिल्कुल। सेकेंड, दूसरा सुनिएगा कि सर कॉल्स इन एरियर मान लीजिए जब मांगे तब नहीं मिला, फिर बाद में वो आदमी अगले कॉल के समय अपना एरियर का पैसा भेज दिया। हम बोले बहुत अच्छा, तो ये तो लॉस का रिकवरी हो जाएगा। जैसे एग्जांपल दे रहे हैं, सर अलॉटमेंट के समय हम पैसा मांगे नहीं दिया तो एंट्री हुआ अलॉटमेंट में, बैंक वाला जब एंट्री आया तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट। हम बोले हां, इसमें क्या दिक्कत? हम बोले कोई दिक्कत नहीं। फिर जब हम फर्स्ट कॉल मांगे तो वही आदमी जो हमको अलॉटमेंट का पैसा नहीं भेजा था फर्स्ट कॉल के समय भेज दिया। तो हम बोले सर जब वो आदमी हमको फर्स्ट कॉल के समय अलॉटमेंट का पैसा भेज दिया तो जो लॉस यहां पे हम डेबिट बोल के लिख दिए थे कॉल्स इन एरियर डेबिट, वो रिकवर हो गया। तो हम लोग उसको क्या करेंगे कि सर फर्स्ट कॉल के समय बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल टू कॉल्स इन एरियर, क्योंकि सर जो लॉस डेबिट हुआ था अगर वो रिकवर कर गया तो उस लॉस को कैंसिल कर दीजिए। तो कैंसिल करने के लिए डेबिट से कहां लिख देंगे हम लोग? क्रेडिट में। तो सर अगर कॉल्स इन एरियर होता है तो वो डेबिट होता है और अगर वो एरियर फ्यूचर में रिकवर हो जाता है तो फिर वही डेबिट वापस से कहां आ जाता है? क्रेडिट साइड में। और वो भी कब आता है? बैंक वाला एंट्री में ही आता है, क्योंकि रिकवरी का पता भी आपको कब चलेगा? जब बैंक वाला एंट्री होगा। तो इसका मतलब हुआ सर एरियर और उसका रिकवरी, अगर क्वेश्चन बोले रिकवरी हो रहा है तभी रिकवरी होता है, अदरवाइज कॉल्स इन एरियर रह जाता है। तो हम बोले कॉल्स इन एरियर और उसका रिकवरी दोनों ही बैंक वाला एंट्री में होता है। कॉल्स इन एरियर जब होता है तब वो डेबिट में लिखा जाता है और जब उसका रिकवरी होता है तो उसको क्रेडिट में लिखा जाता है। इतना सा बात याद रहेगा क्योंकि शेयर से उठा रहे हैं, शेयर में सारा बात पढ़ चुके हैं, वहां बहुत बात देखें कि हां सर एरियर का एंट्री डेबिट होता है, उसका रिकवरी क्रेडिट होता है और बैंक वाला एंट्री में ही होता है। बोले हां। दूसरा, एक तो सीखे कि सर कॉल्स इन एरियर टू बी शोन इन द बुक्स। अभी जो हम लोग डिस्कस किए कि कॉल्स इन एरियर डेबिट होता है, उसका रिकवरी क्रेडिट होता है, तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट कर देते थे। ऐसा करने से इसका मतलब होता है कि आप कॉल्स इन एरियर को दिखाना चाहते हैं। हम बोले हां, क्योंकि आप एंट्री कर रहे हैं तो वो दिख रहा है बुक्स में। एक और मेथोडोलॉजी है जो हम लोग शेयर में पढ़े हैं और हर क्वेश्चन में करते थे, कॉल्स इन एरियर अकाउंट नॉट टू बी ओपन। बिना एरियर अकाउंट खोले, बिना कॉल्स इन एरियर का अकाउंट खोले भी हम लोग एंट्री कर सकते हैं। सर कैसे? फिर आपको जो कॉल्स इन एरियर का पैसा होता है
वो बैंक से और डिबेंचर से माइनस कर देना होता है और कुछ नहीं। जैसे अलॉटमेंट में हम मांगे 5 लाख रुपया और 10,000 रुपया हमको एरियर का नहीं मिला, तो सर अगर आप एरियर का अकाउंट दिखाना चाहते हैं तो एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट 4,90,000, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट 10,000 टू डिबेंचर अलॉटमेंट 5 लाख रुपया। अल्टरनेटिव नंबर 2 कि सर हम एरियर को दिखाएंगे ही नहीं, तो उस केस में बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट, जो एरियर है 10,000 रुपया का, वो हम लोग 5 लाख से घटा लेंगे और दोनों जगह क्या लिख देंगे 490। अब बात समझे मेरा कि सर कॉल्स इन एरियर का 2 तरह का ट्रीटमेंट हो सकता है। एक, आप कॉल्स इन एरियर अकाउंट दिखाइए, और दूसरा, बिना कॉल्स इन एरियर अकाउंट दिखाए भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर हम दिखा के रिकॉर्ड करेंगे तो कॉल्स इन एरियर को डेबिट करेंगे किस एंट्री में, बैंक वाले एंट्री में, जब वो पैसा नहीं मिला। और बिना दिखाए अगर करेंगे तो सर आपका जो एंट्री चल रहा है वो नॉर्मल वही चलेगा, बस पैसा घटा के लिख दीजिएगा, जो एरियर का पैसा नहीं मिला वो माइनस कर दीजिएगा। बात समझ रहे हैं आप मेरा यहां तक कि सर कैसे ट्रीट किया जाता है, हम लोग शेयर में सीखे हैं। सर क्या दोनों में से कोई एक तरीका सीख लेंगे चलेगा? हम बोले नहीं, आपको दोनों सीखना पड़ेगा। क्यों? मजबूरी है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन लिख के बोल देता है कि पास नेसेसरी जर्नल एंट्री बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट। अगर वो बोल देगा कि कॉल्स इन एरियर अकाउंट को ओपन करके बनाओ, तो फिर तो कॉल्स इन एरियर डेबिट करना ही पड़ेगा आपको। और कभी कभी वो ये भी बोल देता है पास द जर्नल एंट्री विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट। तो मान लो अगर हम कॉल्स इन एरियर अकाउंट खोल के एंट्री करना सीखें और क्वेश्चन आ गया है कि एंट्री कीजिए विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट, तो फिर तो गलती हो जाएगा, क्योंकि वो तो बोल रहा है कॉल्स इन एरियर दिखाओ मत, और हम बोल रहे हैं नहीं हमको तो बस यही आता है। तो हम दोनों बात सिखाएंगे और जब क्वेश्चन आएगा हम आपको दोनों अल्टरनेटिव दिखाएंगे कि देखो अगर तुम कॉल्स इन एरियर का अकाउंट खोलता तो ये एंट्री होता, और बिना कॉल्स इन एरियर का अकाउंट खोले अगर एंट्री करना पड़ता तो ये एंट्री होता। हम लोग को दोनों ही टाइप सीखना पड़ेगा कि कॉल्स इन एरियर ओपन करने के समय क्या एंट्री होता है और बिना ओपन करने के समय क्या एंट्री होता है और कैसे उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, ये हम लोग को सीखना होगा। सर फिर एक आता है कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस का मतलब हम किसी आदमी से बोले भाई अलॉटमेंट का पैसा भेजो, वो तेज बना और वो हमको फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल सबका पैसा एक ही बार में भेज दिया, बोला भाई बार बार नहीं भेजेंगे। तो कॉल्स इन एडवांस का एंट्री भी बैंक वाले एंट्री में ही होता है, मांगने वाले एंट्री में नहीं हो सकता। तो सर बैंक कॉल्स इन एडवांस भी कहां होता है? जहां बैंक है। हम किसी से पैसा मांगे ही नहीं और वो पैसा भेज दिया, तो पैसा तो आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट। 2 डिबेंचर अलॉटमेंट, और क्योंकि पैसा एडवांस में आ गया तो कंपनी के लिए एक तरह का लाइबिलिटी क्रिएट हो गया। सर ये लाइबिलिटी है? हम बोले हाँ, बिना मांगे पैसा मिल गया तो लाइबिलिटी नहीं है। इसीलिए कहां आता है? कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट में आता है, एरियर डेबिट में आता है, एडवांस क्रेडिट में आता है। एरियर लॉस है, मांगे नहीं मिला, कंपनी को लॉस हुआ। एडवांस सर एक तरह का लाइबिलिटी है, बिना मांगे ही पैसा मिल गया है, इसीलिए क्रेडिट साइड में आया। लेकिन याद रखिएगा जो एडवांस होता है वो हमेशा अपने आप को रिवर्स करता है, मतलब जब एडवांस मिलता है तो वो क्रेडिट में आता है, फिर अगले इंस्टॉलमेंट का जैसे ही टाइम आता है फिर वही एडवांस डेबिट हो जाता है। एरियर में ऐसा बहुत रेयर होता है, एरियर में रिकवरी होता है। एरियर का तभी ऐसा होता है कि सर एरियर डेबिट होता है और जब उसका रिकवरी होता है तो वो क्या होता है? क्रेडिट। लेकिन क्वेश्चन अगर कुछ ना बोले तो एरियर का रिकवरी नहीं होता है, लेकिन एडवांस जब मिलता है तब क्रेडिट होता है। अगर मान लीजिए अलॉटमेंट के समय ही हमको फाइनल कॉल और फर्स्ट कॉल दोनों का पैसा मिल गया, तो फाइनल कॉल अलॉटमेंट का जब बैंक वाला एंट्री आएगा तो वहां पे सर हम 2 कॉल्स इन एडवांस लिखेंगे क्रेडिट में। फिर उसके बाद फर्स्ट कॉल जब होगा तो ये जो कॉल्स इन एडवांस है, इस कॉल्स इन एडवांस के अंदर फर्स्ट कॉल का भी पैसा मिल गया है और फाइनल कॉल का पैसा भी मिल गया है।
तो जब फर्स्ट कॉल का बैंक वाला एंट्री आएगा तो यही कॉल्स इन एडवांस जो क्रेडिट हुआ था वो कहां आ जाएगा, डेबिट में। कौन से पैसे के साथ, फर्स्ट कॉल के पैसे के साथ। क्यों सर, ऐसा क्यों? क्योंकि भाई मेरे लिए तो वो लायबिलिटी था, हमको बिना मांगे पैसा मिल गया। अब जब नंबर आएगा, फर्स्ट कॉल हम मांगेंगे तो जो आदमी पहले दे चुका था वो तो देगा नहीं, बोलेगा हम दे चुके हैं पैसा, तो वो लायबिलिटी अब खत्म हो जाएगा मेरे लिए। हम बोलेंगे देखो जो पहले मिला था अब उसका एडजस्टमेंट कर रहे हैं, मेरा लायबिलिटी अब खत्म हो गया। किसके प्रति, फर्स्ट कॉल। फिर फाइनल कॉल आएगा तो वही कॉल्स इन एडवांस, क्योंकि कॉल्स इन एडवांस में फर्स्ट कॉल का पैसा भी था और फाइनल कॉल का भी पैसा था। तो फर्स्ट कॉल का पैसा, तो फर्स्ट कॉल का बैंक वाला जब एंट्री आया तो एडवांस अपने आप को डेबिट करके खत्म किया फर्स्ट कॉल। फिर जब फाइनल कॉल का बैंक वाला एंट्री आएगा तो वही कॉल्स इन एडवांस फिर से डेबिट हो जाएगा फाइनल कॉल के पैसे के साथ, क्योंकि अलॉटमेंट में जब एडवांस मिला था तो एडवांस के अंदर फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल दोनों का पैसा था। तो सर क्रेडिट तो कर दिए थे, लायबिलिटी बन गया था, वो लायबिलिटी खत्म कैसे होगा? हम बोले सर जब फर्स्ट कॉल का टाइम आएगा तो फर्स्ट कॉल का बैंक वाला एंट्री में उस एडवांस को डेबिट कर दीजिएगा, तो फर्स्ट कॉल का पैसा खत्म हो जाएगा। फिर फाइनल कॉल आएगा तो फाइनल कॉल का बैंक वाला एंट्री में एडवांस फिर से डेबिट हो जाएगा। तो वो जो 2 इंस्टॉलमेंट का पैसा यहां पे क्रेडिट था, एक इंस्टॉलमेंट यहां खत्म हुआ, एक इंस्टॉलमेंट यहां खत्म हुआ, तो कॉल्स इन एडवांस भी खत्म हो जाएगा। तो ये हुआ हम लोग का सारा बात कॉल्स इन एडवांस। सर आप लिखवा नहीं रहे, हम शेयर में सब लिखवाए हैं दोस्त, और वहां इतना प्रैक्टिस है हम लोग के पास कि हम लोग शेयर, अगर आप शेयर पढ़ के आए हैं हमसे तो आपको तो इश्यू ऑफ डिबेंचर पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। आप फटाफट बोलिएगा कि हाँ सर जो पुराना बात है वो तो हम खुद ही कर लेंगे, जो नया बात है आपको उसका इंतजार रहेगा। तो हम लोग 3 टॉपिक खत्म किए। एक, इशू ऑफ शेयर का एंट्री क्या होता है पार पे, सॉरी इशू ऑफ डिबेंचर का एंट्री क्या होता है पार पे, कि सर पार पे वही 4 एंट्री हो सकते हैं, 4 इंस्टॉलमेंट का 8 एंट्री होता है, हर इंस्टॉलमेंट का 2-2 एंट्री। डिबेंचर हमेशा फेस वैल्यू से लिखा जाता है। फिर हम लोग बात किए एरियर का और बात किए एडवांस का। बोले सर एरियर, अगर आपको कॉल्स इन एरियर का अकाउंट खोलना पड़े तो एरियर हमेशा बैंक वाले एंट्री में आता है और एरियर डेबिट होता है। और अगर किसी क्वेश्चन में ये बोले कि एरियर का रिकवरी हो गया है तो सर वो फिर बैंक वाले एंट्री में ही आएगा, लेकिन फिर क्रेडिट में आ जाएगा, क्योंकि सर रिकवरी हो गया तो लॉस खत्म हो गया, तो जो लॉस डेबिट था उसको क्रेडिट करके खत्म कर लेंगे। कॉल्स इन, और अगर कॉल्स इन एरियर का अकाउंट ना खोलने बोले तो फिर सर हम लोग सिर्फ बैंक वाले एंट्री में कॉल्स इन एरियर को माइनस कर लेते हैं और कुछ नहीं करते हैं। एंट्री हम लोग को दिखाना ही नहीं पड़ता, बस पैसा को माइनस कर दीजिए। एडवांस क्या होता है, एडवांस जब हम लोग को मिलता है तो बैंक वाले एंट्री में कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट कर देते हैं, लेकिन ध्यान रखने का बात यह है कि सर कॉल्स इन एडवांस जो क्रेडिट होता है फिर आगे चल के वो ऑटोमेटिक डेबिट होता है। क्वेश्चन उसके लिए कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि एडवांस का नेचर ही है कि सर पहले पैसा ले लीजिएगा तो जब एक्चुअल में उसका नंबर आएगा तो वो मिलेगा थोड़ी, तो फिर वही एडवांस जो पहले मिलने के कारण लायबिलिटी बन गया था, जब एक्चुअल में उसका नंबर आएगा तो वो डेबिट होकर के उस एडवांस को कैंसिल करेगा, उस लायबिलिटी को कैंसिल करेगा। एरियर डेबिट होता है, लेकिन वो क्रेडिट कब होगा, जब उसका रिकवरी होगा। और रिकवरी के बारे में क्वेश्चन जब तक नहीं बोलेगा हम लोग कभी नहीं मानेंगे कि एरियर का रिकवरी हुआ है। लेकिन एडवांस हमेशा पहले क्रेडिट होगा, फिर अगले एंट्री में वो डेबिट भी होगा, वो कैंसिल कराएगा अपने आप को। एरियर अपने आप को कैंसिल कराए ऐसा जरूरी नहीं है, जब तक क्वेश्चन नहीं बोलेगा कि एरियर का पैसा रिकवर हो गया। बात समझ गए आप मेरा? तो ये हुआ हम लोग का इशू ऑफ डिबेंचर एट पार, एरियर और एडवांस का बात। एरियर का एंट्री बैंक में होता है, एडवांस का एंट्री भी बैंक में होता है। एरियर डेबिट होता है, एडवांस क्रेडिट होता है। एरियर का रिकवरी क्वेश्चन बोलेगा तभी हो सकता है, एडवांस का कैंसिलेशन हमेशा होगा कि सर जो पैसा आपको पहले मिल जाता है जब उसका एक्चुअल में नंबर आता है तो वही एडवांस क्रेडिट से डेबिट हो के कैंसिल कराता है अपने आप। बात ठीक? अब हम लोग अपने बुक पे आएंगे। हम इस पे बहुत ज्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं क्योंकि इशू ऑफ शेयर में पढ़ के आए हैं और हम ऐसा मानते हैं कि आप इशू ऑफ शेयर बहुत अच्छा से पढ़े, क्योंकि हम वहां पे मोर देन 70 क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं एक एक करके बोर्ड के ऊपर। तो ये बात हम लोग का यहां तक खत्म हुआ। लिखिए, चलिए डीके गोयल के बुक की ओर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 1, अगर आपके पास डीके गोयल का बुक नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे इस चैप्टर का क्या मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा। और
वहीं पर आपको सब्सक्राइब बटन भी मिलेगा, इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। लिखा है एक्स लिमिटेड इशूड 2015% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट पार। बोल रहा है एक्स लिमिटेड ने 2000 डिबेंचर इशू किया है 15% वाला। तो डिबेंचर में जो आप 15% देख रहे हैं वो क्या है? डिबेंचर का इंटरेस्ट रेट। कंपनी इस डिबेंचर के ऊपर एक साल में 15% का इंटरेस्ट देती है। और कंपनी जो एक्स लिमिटेड है उसने कितना डिबेंचर इशू किया है? 2000। हर एक का दाम कितना है? 100 रुपया एट पार, मतलब 100 रुपया पे ही बेच रही है। पेबल एज फॉलोज, इस तरह से पेमेंट होगा। 25 रुपया एप्लीकेशन के समय मांगा जाएगा, 25 रुपया अलॉटमेंट के समय मांगा जाएगा और 50 रुपया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। 3 इंस्टॉलमेंट है। एप्लीकेशन 1 इंस्टॉलमेंट जिसका 2 एंट्री, अलॉटमेंट 25 रुपया का दूसरा इंस्टॉलमेंट इसका भी 2 एंट्री, और तीसरा इंस्टॉलमेंट है 50 रुपया का फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, इसका भी 2 एंट्री, तो सब मिला के 6 एंट्री। एप्लीकेशन वेयर रिसीव्ड फॉर 3000 डिबेंचर। बोलो कंपनी को बेचना है 2000, खरीदार खड़े हैं 3000। सर ऐसा कैसे हो सकता? बोले क्यों नहीं हो सकता? कंपनी एडवर्टीजमेंट निकाली कि मेरे पास 2000 डिबेंचर हैं, जो लोग खरीदना चाहते हैं वो 100 रुपया करके भेज दें हर एक डिबेंचर के लिए। अब ये बात पूरा भारत में निकला है, तो भारत में हर जगह से लोग भेज रहा है। लोगों को पता चलेगा 2000 डिबेंचर खत्म हो गया, तो सर लोगों से तो 3000 डिबेंचर का पहला बार कंपनी को पैसा मिल गया होगा, लेकिन कंपनी 3000 डिबेंचर थोड़ी बेच सकेगी। कंपनी कितना डिबेंचर बेचेगी? सिर्फ 2000 पीस। तो सर उस 1000 का क्या होगा? बताएगा क्वेश्चन, देखो क्या बताता है, सुनो ध्यान से। लिखा है एप्लीकेशन वेयर रिसीव्ड फॉर 3000 डिबेंचर, एप्लीकेशन फॉर 1600 डिबेंचर एक्सेप्टेड इन फुल। मतलब जो लोग 1600 डिबेंचर का एप्लीकेशन किया उसको पूरा 1600 पीस दे दिया गया। उसके बाद लिखा है एप्लीकेशन फॉर 600 डिबेंचर वेयर अलॉटेड 400 डिबेंचर। जो 600 डिबेंचर मांगा उसको सिर्फ 400 दिया गया, तो सर उसका पैसा तो एडजस्ट होगा। हम बोले हां। क्या हम लोग शेयर चैप्टर में एडजस्ट करना पढ़े थे? जी हां सर पढ़े थे। एंड रेस्ट वेयर रिजेक्टेड, और बाकी सबको बोला गया तुमको एक पीस भी नहीं देंगे। तो सर वो सीखे थे कि जब प्रोराटा होता था तो जिसको रिजेक्ट करते थे उसका पैसा रिफंड कर देते थे। ऑल मनी वेयर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट फाइनल कॉल ऑन 100 शेयर। बोल रहा है सबका पैसा मिल गया, लेकिन फाइनल कॉल के समय 100 डिबेंचर का पैसा नहीं मिला। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। सबसे पहले वर्किंग करना होगा। ये प्रोराटा वाला क्वेश्चन है, और शेयर में तो दोस्त हम लोग इतना प्रोराटा सीखे हैं कि डिबेंचर में तो प्रोराटा डर ही लगेगा। सबसे पहला काम क्या करते थे सर? अप्लाई अलॉट। $1600 जो मांगा सर उसको तो पूरा 1600 मिला। 600 जो मांगा उसको 400 मिला। सब मिला के एप्लीकेशन 3000 का आया था, 2200 शेयर खत्म, बचा कितना? 800। बोला है जो बचा है उसको कितना देंगे? 0 नील। देखिए 2000 बिक गया। तो सर 1600 जो 1600 मिला, इससे तो कोई एक्स्ट्रा अमाउंट आया नहीं। हम बोले नहीं। जो 600 मांगा उसको 400 मिला, इसका पैसा एडजस्ट होगा। और सर जिसको एक पीस नहीं मिला उसको रिफंड। ये तो सर डिक्टो एकदम शेयर है। बोले शेयर ही चल रहा है दोस्त। और याद है इसके लिए हम लोग क्या करते थे सर? कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट एडजस्टेड। गुड, आओ करें कैलकुलेशन ऑफ। हां, अगर आप शेयर चैप्टर ना पढ़े हो और सीधा डिबेंचर में कूद गए हो तब तो मुश्किल है। बिना शेयर पढ़े आपको डिबेंचर पढ़ना ही नहीं चाहिए। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट एडजस्टेड विथ अलॉटमेंट। सबसे पहले क्या लिखेंगे? ये किसके लिए हो रहा है सर? इसके लिए, सिर्फ इसके लिए, और किसी के लिए नहीं। एप्लीकेशन मनी रिसीव। $600 लोग जो मांगा था वो 25 रुपया करके कितना पैसा भेजा होगा? 15,000। जबकि एक्चुअल में तो उसको सिर्फ 400 मिला है। तो एक्चुअल में जो एप्लीकेशन मनी बनता है वो तो सिर्फ 400 पे बनता है।
तो सर एक्स्ट्रा पैसा कितना आ गया? 5,000। ये है एक्सेस अमाउंट। ये एक्सेस कहां एडजस्ट हो जाएगा? एडजस्ट विथ अलॉटमेंट। ये एकदम डिक्टो शेयर की तरह ही बना। हम बोले बिल्कुल ये वैसे ही बनता ही है। हम तो शुरू से बोल रहे हैं बिना शेयर पढ़े आपको डिवेंचर कभी नहीं पढ़ना चाहिए। क्या रिफंड भी है? हम बोले बिल्कुल सर रिफंड भी है। कितना रिफंड होगा? सर 800 से डिवेंचर पे 25 रुपया करके जो भेजा था 20,000 रुपया रिफंड होगा। चलो शुरू किया जाए। कोई डेट है? नहीं। तो पहला एंट्री एप्लीकेशन का पैसा मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू 15% डिबेंचर एप्लीकेशन। जरा बताओ तो एप्लीकेशन में कितना पैसा मिला? सर 3,000 लोगों का। कंपनी को तो शुरू बार में 3,000 लोग पैसा भेज दिए। कितना रुपया करके? 25 रुपया करके 75,000। बी एप्लीकेशन मनी रिसीव। दूसरा सेकेंड क्या होगा? एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर कर देंगे। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 15% डिबेंचर अकाउंट। लेकिन सर डिबेंचर में तो सिर्फ 2,000 लोगों का पैसा जाएगा। हम बोले हां, क्योंकि कंपनी तो सिर्फ 2,000 लोगों को बेचेगी, क्योंकि कंपनी के पास 2,000 डिबेंचर है। तो सर डेबिट क्रेडिट मैच नहीं किया तो हम लोग सीखे हुए हैं, जिसका पैसा वापस करेंगे सर वो क्रेडिट हो जाएगा, और जो पैसा एक्स्ट्रा आ गया था वो एडजस्ट कर देंगे। कहां? अलॉटमेंट में। तो 15% डिबेंचर अलॉटमेंट। कितने का अलॉटमेंट में एडजस्ट हुआ? 5,000। और कितना रिफंड हुआ? 20,000 टू बैंक। बी एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। तीसरा और बताओ सर अलॉटमेंट मांगेंगे, अब दिक्कत क्या है? 15% डिबेंचर अलॉटमेंट डेबिट टू 15% डिबेंचर। कितने लोगों से मांगेंगे? 2,000। 3,000 से नहीं 3,000 से क्यों मांगेंगे? कंपनी जब 2,000 बेची ही है तो कंपनी अब तो सभी से 2,000 जो 2,000 पीस बेची है उसी से मांगेंगे 25-25 रुपया। 50,000। तो अलॉटमेंट में मांगने का एंट्री कर लिए 50,000। बी अलॉटमेंट मनी ड्यू चौथा एंट्री। अब पैसा मिलेगा, ध्यान देना कितना मांगे हैं? 50। लेकिन क्या हमको अलॉटमेंट का पैसा पहले ही मिल चुका है? 5,000। जी हां, जो एडजस्ट हुआ था, जो आदमी 5,000 पहले ही दे चुका है वो दोबारा क्यों देगा? तो 50,000 मांगे हैं, 5 पहले ही मिल चुका है, तो सर 45,000 मिलेगा। बैंक अकाउंट डेबिट 50,000 मांगे थे, 5 तो पहले ही दे चुका। 45 टू 15% डिबेंचर अलॉटमेंट। बी अलॉटमेंट मनी रिसीव।
अब क्या होगा सर, फाइनल कॉल मांगेंगे, पहले यहां तक लिखो, इधर मिटाना पड़ेगा। चलिए 5वां नंबर फाइनल कॉल मांगने का, तो सर 15% डिबेंचर फाइनल कॉल डेबिट। टू 15% डिबेंचर, 50 रुपया करके मांगना है। कितने लोगों से? 2000 लोगों से, 1 लाख रुपया। बी फाइनल कॉल मनी ड्यू। 6 पैसा मिलने का। क्वेश्चन में बोला है 100 लोगों ने अपना पैसा नहीं दिया, मतलब एरियर होगा। तो सर एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट, और हम लोग क्या सीखे थे? एरियर का एंट्री जहां बैंक होता है वहीं होगा। तो सर फाइल कॉल में कॉल्स इन एरियर भी डेबिट कर दीजिए। टू 15% डिबेंचर फाइनल कॉल। फाइनल कॉल कितने का था? 1 लाख। कितना लोग नहीं दिया? 100 लोग नहीं दिया 50 रुपया करके, तो सर 5000 नहीं मिला। तो सर कितना मिला होगा? 95,000। सर 95 तो मिला ही होगा। बी फाइनल कॉल मनी रिसीव एक्सेप्ट ऑन 100 डिबेंचर्स। 100 डिबेंचर्स पे छोड़ के बाकी सब पे पैसा मिला। याद है हम बोले थे कि सर कॉल्स इन एरियर में 2 सिचुएशन हो सकता है। एक पहला सिचुएशन कि हम कॉल्स इन एरियर का एंट्री करके दिखा दें, और दूसरा सिचुएशन बोले थे कि सर बिना कॉल्स इन एरियर का अकाउंट खोले, मतलब हम यहां एरियर दिखाएं ही ना, उसके बगैर एंट्री कर ले। हम बोले हाँ वैसे भी कर सकते हैं। हम लोग को दोनों ही सीखना है, क्योंकि हमको नहीं पता एग्जाम में क्या आ जाएगा। एग्जाम में लिख के आ जाएगा कि कॉल्स इन एरियर का अकाउंट ओपन करके एंट्री कीजिए, तो फिर तो ऐसे करना पड़ेगा। और अगर एग्जाम में लिख के आ जाएगा कि बिना कॉल्स इन एरियर का अकाउंट ओपन किए कीजिए, तो फिर जो सेकंड करेंगे वैसे करना होगा। सर मान लीजिए एग्जाम में कुछ लिखा ही नहीं, तो फिर आपका चॉइस है, आपको जो अच्छा लगे। अगर मान लो कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन नहीं करे, तो एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट। एरियर नहीं लिखेंगे, बस उस पैसे को माइनस कर देंगे। टू 15% डिबेंचर फाइनल कॉल। सर 95,000। नरेशन यही होगा कि सर अगर एरियर का एंट्री नहीं करना है तो बस एंट्री यही है, बस जो एरियर का पैसा था वो माइनस कर दीजिएगा। और अगर कॉल्स इन एरियर का अकाउंट ओपन करके एंट्री करना है तो फिर आपको ऐसे करना होगा। एग्जाम के लिए आपको दोनों प्रिपेयर करना है। शेयर में भी हम लोग ऐसे ही सीखे थे कि जब भी ऐसा होता था हम आपको सारा सिचुएशन डील करते थे। एग्जाम में आप दोनों मत कर दीजिएगा भाई, कोई एक ही करना होता है एज पर क्वेश्चन, और क्वेश्चन ना बोले तो इन दोनों में से जो आपको अच्छा तरीका लगता है आप उससे कर लीजिएगा। लिखिए पहला क्वेश्चन खत्म हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलें। बालाजी लिमिटेड इशू 10,000 13% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच पेएबल एज फॉलोज। 20 रुपीज अप्लीकेशन, 30 रुपीज अलॉटमेंट, 50 रुपीज ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। बोल रहा है बालाजी लिमिटेड ने 10,000 13% डिबेंचर 100 रुपया वाला इशू किया है। 20 रुपया एप्लीकेशन पे, 30 रुपया अलॉटमेंट पे और 50 रुपया फाइनल कॉल पे। ऑल द डिबेंचर वेयर अप्लाइड, सारा डिबेंचर अप्लाई हो गया और बिक गया। अजय द होल्डर ऑफ 300 डिबेंचर पेड द एंटायर अमाउंट ऑन हिज होल्डिंग ऑन अलॉटमेंट। लो, अजय नाम का एक आदमी है जो अलॉटमेंट के समय अपना
300 डिबेंचर के ऊपर सारा पैसा भेज दिया। मतलब हम उससे मांगे अलॉटमेंट, वो अपना अलॉटमेंट तो दिया ही दिया, फाइनल कॉल का पैसा भी भेज दिया। तो सर ये कॉल्स इन एडवांस कर दिया। और विजय द होल्डर ऑफ 200 डिबेंचर फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल। और विजय नाम का एक डिबेंचर होल्डर है जिसको 200 डिबेंचर दिए थे, वो अपना अलॉटमेंट और फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। तो सर इस क्वेश्चन में एरियर और एडवांस दोनों चलेगा। हम बोले ठीक। पहला इन द बुक्स ऑफ बालाजी फॉर्मेट, क्योंकि क्वेश्चन सेम पिछले वाला जैसा ही है, तो यहां पर हम लोग पिछले वाला को मिटाए नहीं है। तो पहला एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू 13% डिबेंचर अप्लीकेशन। कितना अमाउंट सर, 10,000 इंटू 20, 2 लाख। बीइंग अप्लीकेशन मनी रिसीव। दूसरा, अप्लीकेशन का पैसा कहां ट्रांसफर करेंगे, डिबेंचर अकाउंट में। तो डिबेंचर अप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 13% डिबेंचर 2 लाख। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं था। बी अप्लीकेशन मनी ट्रांसफर, तीसरा सर अलॉटमेंट मांगा जाएगा, 13% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 13% डिबेंचर अकाउंट। कितना सर, अलॉटमेंट का पैसा है 30 रुपया, 10,000 इंटू 30, 3 लाख रुपया। और अब आएगा पैसा लेने का बारी। और सर अब एडवांस भी है और एरियर भी है, दोनों है। तो एरियर का सर 2 चॉइस था, एक एरियर का एंट्री करके या एक बिना एरियर के एंट्री के। हम लोग दोनों करेंगे। एंट्री पहले एरियर वाला, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर भी डेबिट टू 13% डिबेंचर अलॉटमेंट, और 2 कॉल्स इन एडवांस। लिखा था विजय अपना 200 डिबेंचर पे पैसा नहीं दिया, तो 200 इंटू 30। और अजय अपना 300 डिबेंचर पे फाइनल कॉल का पैसा भी भेज दिया। फाइनल कॉल कितने का है, 50 रुपए का, तो 15,000। अलॉटमेंट कितने का मांगा गया था, 3 लाख। तो सर बैंक में बैलेंसिंग फिगर से निकाल लो। क्रेडिट है 3,15,000, डेबिट है 6, तो कितना बचा, 3,09,000। बैलेंसिंग फिगर है ये कि सर ये तो आप बैलेंसिंग फिगर से निकाले हैं पैसा। हम बोले हाँ, पैसा हम लोग बैलेंसिंग फिगर से निकाल लिए। सर इसका अल्टरनेट एंट्री भी हो सकता था। हम बोले हाँ बिल्कुल अल्टरनेट हो सकता था। आइए अल्टरनेट दिखाएं आपको। जो लोग एरियर को नहीं दिखाते होंगे वो तो अल्टरनेट एंट्री करेंगे। अल्टरनेट एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू 13% डिबेंचर अलॉटमेंट, टू कॉल्स इन एडवांस। एडवांस कितने का है सर, अजय का 15,000। और जैसा हम लोग बोले थे, अगर एरियर का एंट्री नहीं करिएगा तो एरियर का पैसा घटा दीजिएगा। अलॉटमेंट कितना मांगा गया था, 3 लाख का। अलॉटमेंट मांगा गया था 3 लाख, एरियर घटा देंगे तो सर क्रेडिट होगा 2,94,000। और सब मिला के बैंक में वही। तो चॉइस आपका बी, अलॉटमेंट मनी रिसीव एक्सेप्ट ऑन 200 डिबेंचर, 200 पे छोड़ करके बाकी सबका पैसा मिला। अब आएगा फाइनल कॉल का एंट्री, एंट्री नंबर 5। मांगने में कोई दिक्कत नहीं,
13% डिबेंचर फाइनल कॉल डेबिट। 2 13% डिबेंचर अकाउंट। ₹5,00,000। बी फाइनल कॉल मनी ड्यू। और 6 पैसा लेने का एंट्री। सर फिर से एरियर है तो एरियर को डेबिट करो। अगर एरियर को दिखाने वाला करना है तो एरियर का एंट्री कर दिए। और याद करो हम बोले थे कि एडवांस हमेशा अपने आप को रिवर्स करता है। जो कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट हुआ है वो हमेशा क्या होगा, जब ये जो एडवांस मिला है ये किस चीज का मिला है, फाइनल कॉल का। तो जब फाइनल कॉल असलियत में आ जाएगा तो सर ये जो लायबिलिटी आप क्रेडिट किए थे कि पहले मिल गया है अब वो कैंसिल कराएगा। ये हमेशा होगा, एडवांस हमेशा अपने आप को रिवर्स करके कैंसिल कर लेता है। फाइनल कॉल का पैसा 15,000। सर वही 200 लोग नहीं दिए हैं 50 रुपया करके तो 10,000 रुपया नहीं मिला। 2 13% डिबेंचर फाइनल कॉल। ₹5,00,000 रुपया। तो सर 5 लाख में 25,000 माइनस कीजिए, कितना पैसा मिला, 4,75,000। बी फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। एक्सेप्ट ऑन 200 डिबेंचर। अल्टरनेट और जो लोग एरियर का एंट्री नहीं करते हैं सर वो एरियर को छोड़ के ऐसे ही उतार देंगे और एरियर का पैसा कहां माइनस कर देंगे, कॉल के अंदर। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस, एरियर को छोड़ दीजिए, बाकी जो एडवांस है वो तो लिखेंगे ही। 13% डिबेंचर फाइनल कॉल। एडवांस कितने का है, 15,000, जो मिल चुका है वो कैंसिल हो गया अब। और सर 5 लाख रुपया मांगा गया था, माइनस कर देंगे एरियर। एरियर है 10,000, 4,90,000। तो डेबिट में बैलेंसिंग फिगर से बैंक में कितना आया, 4,75,000। कि सर क्रेडिट 490 है, डेबिट में 15 है, तो बैलेंसिंग फिगर 475। देखिए वो मैच कर रहा है। तो चॉइस आपका है। क्वेश्चन अगर नहीं बोले तो दोनों में से आप कोई भी एक अल्टरनेटिव ले सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन अगर बोल दे कि नहीं एरियर का अकाउंट ओपन करके दिखाओ तो फिर अल्टरनेटिव नहीं है, फिर आपको ऐसे दिखाना होगा। और अगर क्वेश्चन ये बोल दे कि बिना एरियर का अकाउंट ओपन किए एंट्री करो तो फिर आपको ये वाला और ये वाला एंट्री करना है, एरियर वाला फिर एंट्री आप नहीं कर सकते हैं। तो आपको दोनों नहीं करना होता। हम दोनों क्यों करते हैं, क्योंकि हमको नहीं पता है कि एग्जाम में कौन सा पूछ देगा। तो आपको भी दोनों ही सीखना है, दोनों ही प्रोसेस के लिए तैयार रहना है कि सर अगर एरियर अकाउंट पूछा तब ऐसे कर लेंगे और बिना एरियर के बोला तो ऐसे कर लेंगे, और कुछ नहीं बोला तो चॉइस जो अच्छा लगे वैसा करे। लिखिए चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़े। लिखा है कमल लिमिटेड इशूड 5,000 12% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच पेबल एज फॉलोज। कमल लिमिटेड जो है वो 5,000 डिबेंचर इशू किया है जिसका 12% इंटरेस्ट का रेट है। 100 रुपया फेस वैल्यू है, 10 रुपया एप्लीकेशन के समय, 15 रुपया अलॉटमेंट, 30 रुपया का फर्स्ट कॉल और 45 रुपीज का फाइनल कॉल है। ए पर्सन हु होल्ड्स 400 डिबेंचर पेड द अमाउंट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल विथ अलॉटमेंट। बोल रहा है एक आदमी है जिसको 400 डिबेंचर मिला है, वो अलॉटमेंट के समय अपना फर्स्ट और फाइनल कॉल दोनों का पैसा अलॉटमेंट में ही दे दिया। तो सर ये तो कॉल्स इन एडवांस कर दिया। अनदर पर्सन हु इज होल्डिंग 100 डिबेंचर फेल टू पे द अलॉटमेंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। और बोल रहा है एक और पर्सन है जिसको 100 डिबेंचर मिला है, वो अपना अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। तो सर अलॉटमेंट के समय एरियर हो गया।
हाउएवर ही पेज दिस अमाउंट अलोंग विथ फर्स्ट कॉल मनी। बोल रहा है लेकिन जो आदमी अपना अलॉटमेंट नहीं दिया था वो फर्स्ट कॉल के समय अपना पैसा अलॉटमेंट का भी दे दिया। बोल रहा है एंट्री पास कीजिए। चलिए एंट्री करें। तो इन द बुक्स ऑफ कमल लिमिटेड जर्नल एंट्री पहला, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन। कितना पैसा आया? 5000 डिबेंचर के ऊपर एप्लीकेशन का 10 रुपया, 50,000। दूसरा एंट्री 12% डिबेंचर एप्लीकेशन टू 12% डिबेंचर 50,000। उसके बाद तीसरा अलॉटमेंट मांगने का 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर। अलॉटमेंट है 15 रुपया का, तो 5000 डिबेंचर इंटू 15 रुपया 75,000। और अब आया काम का बात कि सर अलॉटमेंट जब पैसा मिलने का बारी आया तो 400 लोग एडवांस में पैसा भेज दिया और 100 लोग अलॉटमेंट दिया नहीं। तो एंट्री क्या बना? बैंक अकाउंट डेबिट। अगर हम एरियर का एंट्री कर रहे होंगे तो कॉल्स इन एरियर भी डेबिट टू 12% डिबेंचर अलॉटमेंट और 2 कॉल्स इन एडवांस। आइए एरियर में कितना लिखेंगे? 100 लोग नहीं दिया 15 रुपया करके 1500। अलॉटमेंट में कितना लिखेंगे? 75,000 क्योंकि सर 75,000 मांगे थे। और एडवांस में कितना लिखेंगे? 400 लोग 75 रुपीस करके भेज दिए। कैसे कैसे? 30 रुपया फर्स्ट कॉल का और 45 रुपया फाइनल कॉल का, तो 75 मल्टीप्लाई कीजिए 75 गुना 4 कितना आएगा? 30,000, 30,000। तो सर बैलेंसिंग फिगर बैंक में 75 प्लस 30 1,05,000 माइनस 1,500 1,03,500। आइए अब आते हैं हम लोग, अगर एरियर का एंट्री ना करते तो क्या एंट्री होता? बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अलॉटमेंट 2 कॉल्स इन एडवांस। एडवांस में सर वही 30,000, 400 इंटू 75 मल्टीप्लाई करके देख लीजिए 400 इंटू 75 30,000। और अगर हम लोग एरियर नहीं दिखाते तो हम लोग क्या सीखे थे कि सर जो अलॉटमेंट का पैसा है उसमें एरियर को माइनस कर दीजिएगा। अलॉटमेंट 75 का था, एरियर 1500 का था, कितना आएगा? 73,500, टोटल 1,03,500। तो सर ये तो अलॉटमेंट का हो गया। फर्स्ट कॉल मांगने का एंट्री 12% डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट। पैसा कितने लोग हैं? 5000 इनटू कितना रुपया करके? 30 1,50,000। सिक्स्थ एंट्री पैसा मिलने का, ध्यान देना, याद है हम बोले थे सर अगर आप एरियर का एंट्री करते हैं और जब वो रिकवर कर जाता, जैसे इस क्वेश्चन में बोला है अलॉटमेंट जो नहीं दिया था वो फर्स्ट कॉल के समय अपना अलॉटमेंट भेज दिया, तो सर ये जो एरियर है वो रिकवर करेगा तो डेबिट से कहां आ जाएगा? क्रेडिट में। तो एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस डेबिट। सर एडवांस डेबिट, अरे भाई एडवांस जो मिल चुका है वो रिवर्स करेगा ना। 400 लोग दोबारा थोड़ी भेजेगा 30 रुपया करके, तो ये 12,000 रुपया कैंसिल हो गया क्योंकि पहले ही मिल चुका था। 12% डिबेंचर फर्स्ट कॉल वो कितने का है? 1,50,000। और एरियर जो रिकवर हुआ वो क्रेडिट कितने का? 1,500। चलिए बैलेंसिंग फिगर लिख दीजिए। तो सर 1,51,500 में माइनस कर दीजिए 12, 1,39,500। ये निकला फर्स्ट कॉल का पैसा, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड
अल्टरनेटिव, जो लोग एरियर का एंट्री नहीं करते होंगे वो क्या करेंगे? सर एरियर को हटा के एंट्री कीजिए। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस डेबिट, एडवांस कितने का? 12,000 टू 12% डिबेंचर फर्स्ट कॉल 1,50,000। और ये 1,500 रुपया किस चीज का मिल गया? सर जो अलॉटमेंट के समय नहीं मिला था उसका पैसा। तो अगर एरियर नहीं लिखिएगा तो क्या लिखिएगा? डिबेंचर अलॉटमेंट 1,500 रुपया जोड़ के बैंक में 1,39,500। तो सर ये हुआ हम लोग का फर्स्ट कॉल। अब हम लोग क्या करना है? फाइनल कॉल का एंट्री। चलिए पहले यहां तक लिखिए, इधर मिटाएंगे। फाइनल कॉल पहले मांगेंगे। एंट्री नंबर 7, बैंक अकाउंट डेबिट, सॉरी मांगने का एंट्री 12% डिबेंचर फाइनल कॉल डेबिट, टू 12% डिबेंचर अकाउंट बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू कितने लोगों से? 5,000। फाइनल कॉल कितने का है? 45 बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू। तो सर 5,000 इंटू 45 2,25,000। पैसा लेने का एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट। क्या एडवांस फिर से डेबिट होगा? ऑफ कोर्स। यहां पे जो एडवांस क्रेडिट हुआ था वो उसके अंदर 2 इंस्टॉलमेंट का पैसा एडवांस में मिला था, फर्स्ट और फाइनल। फर्स्ट वाला यहां पे कैंसिल हो गया 12,000 और फाइनल कॉल का जो बचा हुआ 18,000 है वो अब कैंसिल हो जाएगा। जैसा हम सिखाए थे आपको शेयर में भी और आज भी बोले हैं, याद रखिएगा एडवांस जब मिलता है तो क्रेडिट होता है, फिर आगे चल करके वो एडवांस जो क्रेडिट हुआ था वो फिर डेबिट करना पड़ता है कि सर जो पैसा पहले ही मिल चुका है, जब उस कॉल का असलियत में नंबर आएगा तो फिर बैंक वाले एंट्री में डेबिट करके वो कैंसिल कराता है लायबिलिटी। तो 30,000 जो हम लोग को मिला है वो कैंसिल कैसे होगा? हम बोले सर फर्स्ट कॉल का जब नंबर आएगा, देखिए फर्स्ट कॉल का जब नंबर आया तो एडवांस डेबिट हो गया, किस पैसा से? फर्स्ट कॉल के पैसा से। 30,000 क्रेडिट है, यहां 30 थोड़ी लिख देंगे, अभी तो फर्स्ट कॉल आया है तो फर्स्ट कॉल का पैसा। अब आया फाइनल कॉल, तो सर अब लिखिए फाइनल कॉल का पैसा। कॉल्स इन एडवांस डेबिट 400 लोग कितना रुपया करके? 45 18,000 टू 12% डिबेंचर फाइनल कॉल कितने का है? 2,25,000। उसमें से 18,000 नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि पहले ही मिल चुका है, तो बचा 2,07,000 बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। कोई एरियर उरियर नहीं है, क्यों? क्योंकि सर एरियर तो यहां रिकवर हो ही चुका था, अब कोई एरियर है ही नहीं। बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। तो आप और देख के कंफ्यूज मत होइएगा, हम क्योंकि दोनों अल्टरनेटिव लेके चलते हैं कि अगर एरियर को दिखाना पड़े तो कैसे करते हैं एंट्री और बिना एरियर का कैसे करते हैं एंट्री। चलिए आज के लिए यहीं तक रहने देंगे। हम लोग का पहला टॉपिक खत्म हो गया, इशू ऑफ डिबेंचर एट पार लिखिए। और हम फिर से बोलेंगे, अगर आप इशू ऑफ शेयर नहीं पढ़े हैं तो ये आपके पल्ले पड़ेगा नहीं, पहले आपको इशू ऑफ शेयर पढ़ना ही चाहिए था। लिखिए।